किसकी लगाई गई है? किसने लगाया उसको? हमारे देश के प्रधानमंत्री के कर कमलों के द्वारा वो लगा। उनकी देन थी कि जो देसी रियासत थी इनका एकीकरण करने का श्रेय उन्हें जाता है। उन्हें इसीलिए कुछ उपाधियां भी दी गई हैं छोटे छोटे। अब इन्हें पूछेगा कि सरदार की उपाधि कहाँ दी गई, वो आपकी हिस्ट्री का पोर्शन है। तो वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ों के लिए कोशिश किया, पूरी ताकत के साथ कोशिश किया। एक हाथ में डंडा लेकर के और एक हाथ में क्या लिया था? गाजर। क्यों गाजर लिया था? क्योंकि मुलायम चीज़ होती है, सस्ती चीज़ होती है। एक बार गाजर खिलाते थे, कहते थे मान जाओ, नहीं मानते तो क्या करते थे? घुटने पे एक बार करते थे। जिन लोगों ने इस विधि से मांग वो हमारे भारत में, लेकिन ये ध्यान दें पीछे जाकर के कि शर्त क्या रखी गई थी उसके पहले। इनके जाने से पहले सभी लोगों के लिए 552 के सामने 3 शर्तें रखी गई थी। या आप भारत में विलय हो जाओ, या पाकिस्तान में विलय हो जाओ, या तटस्थ रहो, सेडेंट्री के रूप में अपने को स्थिर कर लो कि हम अपने को खुद ही एक राज्य या देश के रूप में रहेंगे। 3 विकल्प था। इन 3 विकल्पों को बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया। 549 लोगों ने अपने विचार को दे करके अलग अलग समय पे अलग अलग स्थितियों को मानते हुए पाकिस्तान या भारत में, उसमें 3 ऐसे जगलर थे कि जिन्हें यह पसंद नहीं था। पहले नंबर पे था जम्मू और कश्मीर, दूसरे नंबर पे था जूनागढ़ और तीसरे नंबर पे था। ये तीनों इस चीज से सहमत न होकर के घुलमुल स्थिति बनाए हुए थे। आप लोग को इतिहास में पढ़ाया गया होगा कि जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या थी। हरि सिंह की पहले किन किन विधियों से वह यहाँ आए। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कर लिया गया। माउंट बेटन ने 27 तारीख में साइन किया था, एक दिन उपरांत, लेकिन 26 हम मान के चले। तिथि नहीं पूछी जाती है क्योंकि थोड़ी सी डाउटफुल आती है कभी कभी कुछ पेपरों को लेकर के। उस समय इनका विलय भारत में किया गया। उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। याद कैसे करेंगे कि जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कैसे किया गया, किन आधार पे किया गया, वो आधार क्या था? आपने देखा होगा कश्मीर शब्द है ना, कैसे कश्मीर, कैसे कहा सुनी, कह सुन करके उन्हें भारत में कुछ सुविधाएं की बात की गई कि चलिए बाकी आप काम करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं, जो सुरक्षा है, जो वित्त है, इस सब चीज़ों को देखते हुए हम देखेंगे संचार व्यवस्था, बाकी आप अपना देखिए रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें पाकिस्तान की भी नज़रें तब भी थी और अब भी हैं। उस समय पहले आपने देखा जम्मू कश्मीर किस रूप में कहाँ से 370 के तहत आया। दूसरा स्टेट था, कौन सा था? जूनागढ़। जूनागढ़ के जो शासक थे मुहम्मद, उनका नाम लिखा था मोहम्मद, कुछ जगह मिलता है मुहम्मद, आप दोनों में से कुछ लिख रहे हैं। मोहम्मद खान थे वहाँ के शासक। उनके विचार से वह चाहते थे कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। उनका स्पष्ट विचार था कि हम पाकिस्तान में जाएं। पाकिस्तान में जाने के लिए वो तो तैयार थे मोहम्मद खान, क्योंकि उनको पाकिस्तान से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत थी। ध्यान रखें, याद हो जाएगा ज़्यादा। इस तरह से कोरिलेट करना, बार बार चिल्लाता हूँ मैं कि आप लोग कोरिलेट करें। उस स्थिति में वहाँ की जनता पाकिस्तान के साथ जाना नहीं चाहती। पाकिस्तान में न जाने के कारण एक अवसर मिला, किसको? सरदार जी को। उन्होंने इस अवसर का फायदा उठाया और वहाँ कराया जनमत संग्रह, वोटिंग कराया। वोटिंग में 99.9% पॉपुलेशन इंडिया के पक्ष में वोट डाला। जैसे जूनागढ़, जैसे जनमत संग्रह, याद कर लें। पहले को क्या पढ़ा आपने? कैसे कश्मीर, कैसे कहा सुनी।
जैसे जूनागढ़ जैसे जनमत संग्रह, कभी नहीं भूलेगा अगर कोलेट करके चलेंगे। उस आधार पे भारत में विलय किया गया। कब विलय किया गया, किसी को याद है? 8 फरवरी 1948 को। 8 फरवरी 1948 को भारत में विलय कर दिया गया। तीसरा राज्य बचा हैदराबाद। हैदराबाद तटस्थ रह करके अपना कार्य करना चाह रहा था। उस समय बहुत सारे मान मनोबल किया गया, नहीं माना। 18 सितंबर 1948 को एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। है से हैदराबाद, है से हड़का करके, ध्यान रखें, हड़का करके मतलब पुलिस भेज करके उन्हें हड़काया गया। है से हैदराबाद, है से हड़का करके उन्हें अपने में क्या किया गया, मिला लिया गया। 3 विधि मिली आपको ना। पहली विधि क्या थी? कश्मीर को कहा सुनी से लाया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह करके और हैदराबाद को हड़का करके। कहीं किसी का कोई धुंधलापन दिख रहा है यहाँ? याद हो गया ना? कोरिलेट करना हमेशा सीखेंगे तो लंबे समय तक समय बचेंगे भी, और जो चीज़ें कठिन हैं जहाँ याद करने के लिए या जहाँ कोरिलेशन के संबंध बहुत नहीं है वहाँ समय ज़्यादा देंगे तो बार बार आपके अस्थायी मेमोरी में चला जाएगा। इनको यहाँ एक अवसर मिला। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेशन पोलो क्या था, या ऑपरेशन पोलो कहाँ चलाया गया, या ऑपरेशन पोलो किसके समय में चला, या तिथि भी पूछ देता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग आ गए। अब हम लोग क्या ऑपरेशन पोलो का 18 सितंबर 1948। ठीक है, साथ साथ तो आप लोग की याद ही होगा, वो बताने की जरूरत नहीं है आप लोग को। कौन से शासक यहाँ के उस समय? कौन से शासक, किसे याद नहीं है? कोई शासक रहे होंगे ना, सोचिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल को देखते हुए। अब एक चीज़ और देख लें थोड़ा सा। उस समय 48 तक हमारे जो स्टेट थे वो 4 तरह से भागों में बांटे गए थे। ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी में बांटे गए थे। ये 4 कैटेगरी में बांटे गए थे जो राज्य थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया गया है ये 4 थे क्या, कैसे, क्यों बांटा गया, क्या आधार था, इनको ध्यान दें। 1935 का जो हमारा भारत शासन अधिनियम था उसके तहत जो स्टेट ब्रिटिश सरकार के पास थी उन्हें ए श्रेणी में रखा गया। अभी मैंने बताया आपको ना कि 9 थे, लास्ट में जाकर के कितने थे? 9 थे, उन्हें इसमें डाल दिया गया। बी श्रेणी में जो देसी रियासत थे, जो भी देसी रियासत थे, खास करके बड़े देसी रियासत यहाँ पे डाल दिए गए। देसी रियासत को यहाँ पे डाला गया। सी श्रेणी में जो कमिश्नरी क्षेत्र थे, मैं आपको बताया था उस दिन कि 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे और कुछ छोटे देसी रियासत को सी श्रेणी में डाल दिया गया था। कौन कौन से थे देसी रियासत कमिश्नरी में? कौन कौन थे? नहीं याद आ रहा है? अजमेर, मेरवाड़ा, ठीक। बी से बलूचिस्तान, सी से डी से आजिला,
ये चार्ट है ना। कुछ छोटे राज्य जैसे पूर्वोत्तर के जो छोटे छोटे राज्य हैं, त्रिपुरा हुआ, मिजोरम हुआ, ये सब चीज़ें छोटे छोटे जो स्टेट थे उनको भी इस श्रेणी में डाल दिया गया। डी श्रेणी में जिन राज्यों को हमने अधिग्रहित किया था, अब कहेंगे सर इसका बताने का क्या उद्देश्य था। यहाँ उद्देश्य है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कुछ राज्यों का अधिग्रहण किया, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अधिग्रहण किया। ठीक है, अरे ठीक है, गोवा तो भी उसके बाद आ जाएगा ना। गोवा तो अधिग्रहण क्या किया, वो तो था मेरा ही, लेकिन एक सिस्टम के तहत वह पड़ा हुआ था। अधिग्रहित कहाँ किया, चलिए यहाँ पे हमने गोवा को लिया, पांडिचेरी को लिया। पांडिचेरी में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं आपको पता है, किन किन राज्यों में है फैला हुआ पांडिचेरी आपको पता है। इनमें ला करके हम लोगों ने उन्हें स्थापित किया। इसी आधार पे जो आपका भाग 1 है संविधान का 1 से लेकर 4, वह यही आधार को लेकर के हम लोग चलेंगे। भारत के संविधान में जो 22 भाग हैं, इसे आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। भाग 1 में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, किसी को याद है? भारत इंडिया, दैट इज भारत। भारत राज्यों का संघ होगा। उस समय कितने राज्य थे, यह ध्यान दे लें। 14 + 6 14 स्वतंत्र राज्य थे। स्वतंत्र मीन्स जो सेंट्रल टेरिटरी के अलावा और 6 सेंट्रल टेरिटरी में थे। इस समय कितने राज्य हैं हमारे पास? उन राज्यों का अलग अलग समय पे अलग अलग प्रावधान के अनुसार बढ़ाया गया ना। संविधान में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है भाग 1 से कि संविधान में भारत का क्या नाम लिखा गया है। भारत दैट इज इंडिया। हिंदुस्तान शब्द, अदर शब्द कहीं लिखा नहीं। 2 ही चीज ध्यान रखेंगे, भारत और इंडिया। जब भारत का संघ, आपने देखा होगा अमेरिका के संविधान को थोड़ा सा सुना होगा कहीं, या भारत के संविधान में, दोनों में बहुत अंतर है। वहां पे किसी राज्य को क्या वहां पर किसी राज्य को आसानी से अधिग्रहित करने में या तोड़ करके किसी राज्य में मिलाने में दिक्कत आती है। हमारे भारतीय संविधान में यह प्रक्रिया आसान है। क्यों आसान है? आप लोगों ने देखा होगा कि संविधान में 3 तरह के संशोधन किए जाते हैं। 3 अधिकार दिए गए हैं। एक साधारण बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत से, तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से। आधे राज्य, ध्यान रखेंगे, आधे से अधिक नहीं, स्पष्ट लिखा हुआ है आधे राज्यों की सहमति से। ठीक है। अब आर्टिकल आपने 1 देख लिया, 1 में क्या है, क्या क्या आधार होंगे, उसमें ये भी लिखा गया है कि अगर हम कोई कार्य करते हैं तो क्या क्या आधार होंगे। राज्य किसे कहेंगे, राज्य केंद्र शासित प्रदेश किसे कहेंगे, वो साफ साफ उसमें लिखा हुआ, आप लोग देख लेंगे। आर्टिकल 2 पे आते हैं हम लोग, समय को देखते हुए, क्योंकि समय ज़्यादा निकल गया है। आर्टिकल 2 में स्पष्ट लिखा हुआ है किसी बाहरी क्षेत्र का, किसी बाहरी राज्य का, जैसे पाकिस्तान का ले लें, बंगाल का ले लें, किसी अदर कंट्री का ले लें, उसका जब हम अधिग्रहण कर लेते हैं, अपने पास ले लेते हैं, किस नियम से हम अपने देश में, अपने व्यवस्था में उसे स्थापित करेंगे, उसका जिक्र आर्टिकल 2 में किया गया। अब यहाँ एक प्रश्न बनता है कि यह प्रक्रिया अपनाई कैसे जाएगी।
संशोधन की कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि साधारण बहुमत से यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जब साधारण बहुमत से अपनाई जाएगी तो आर्टिकल 2 यहाँ पे आपका हो गया, लेकिन 2A क्या आगे? इसके लिए हम क्या विधि अपनाएंगे? आप लोगों ने सुना होगा एक राज्य सिक्किम, सिक्किम को सह राज्य का एसोसिएट स्टेट का दर्जा देने के लिए एक संशोधन किया गया था जिसका क्रम संख्या था 36 अभी आगे आएगा। ईयर क्या था? 70। एक संशोधन किया गया, उसके लिए आर्टिकल 2 में कैपिटल ए जोड़ा गया। आगे बताएंगे कैपिटल ए स्मॉल ए में क्या अंतर होते हैं। कैपिटल ए जोड़ा गया। जब यहाँ पे कहा जा रहा है कि साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत जब भी होगा तो उसका अंकन संविधान में क्रम के रूप में नहीं होगा। संशोधन 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपने सुना होगा ना, उसके क्रम में नहीं होगा। जब भी ये चीजें आएंगी क्रम वाली तो क्या होगा? 368 के तहत होगा। आर्टिकल 368 के तहत संशोधन होंगे। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि साधारण बहुमत। साधारण बहुमत है क्या ये जान लें। सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या और वोटिंग करने वाले सदस्यों की संख्या का बहुमत, जो उस दिन सदन में सदस्य उपस्थित हैं और उनका बहुमत, जिन्होंने वोटिंग किया उनका बहुमत, अगर इससे हमारा बहुमत सिद्ध हो जाता है तो इसे कहते हैं साधारण संशोधन। लेकिन इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान में संशोधन कितने तरह से किए जा सकते हैं तो उत्तर क्या होगा? 3 तरह से। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 के तहत कितने प्रकार से होते हैं तो उसका उत्तर होगा 2। किसी को कोई दिक्कत है? हाँ, अगर 368 की बात आएगी तो संविधान संशोधन केवल 2 तरह के होते हैं। अगर संशोधन की बात आएगी तो संविधान संशोधन 3 तरह के होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखें। यहाँ पर 2A किसी बाहरी एक राज्य था उस समय जहाँ का शासक था जो ग्याल पूर्वी क्षेत्रों का एक शासक था। उससे बहुत पहले से भारत से वार्तालाप चल रही थी, लेकिन कुछ शर्तों के आधार पर जैसे संचार व्यवस्था, विदेशी मामले, ये सब चीज़ों को एक विचार करने के उपरांत उसे सह राज्य एसोसिएट स्टेट बनाने के लिए 368 में हमें संशोधन करना पड़ा। 368 के तहत हमें संशोधन करना पड़ा। 2A आया, यह 35 क्रम में चला, तब 36 आया। इसको लाने का क्या उद्देश्य था? 1976 इसको लाने का क्या उद्देश्य था? जब एक बार कह दिया गया कि हम संशोधन कर दिए तो फिर अब साधारण बहुमत या विशेष बहुमत की जरूरत कहां पड़ी? नहीं चाहिए था ना। जब एक बार हम किसी चीज को स्थापित कर दिए और उसके पहले लिख दे रहे हैं कि हम साधारण बहुमत से ही उसे जिस तरह से चाहे तोड़ सकते हैं और जोड़ सकते हैं, तो फिर संशोधन की क्या जरूरत पड़ गई? पड़ी संशोधन इसलिए पड़ी कि ये 2A है, इसमें से एक को रिमूव करने के लिए, एक को हटाने के लिए। नंबर 1। नंबर दूसरा कार्य आपने पढ़ा होगा कि विधानसभा में मिनिमम सदस्यों की संख्या 60 होगी। वहां पे वह संख्या का फिगर पूर्ण नहीं हो रहा था, इसलिए दूसरा प्राविधान इसी के तहत ये किया गया और 36 लाया गया। आपको देखा होगा विधान परिषद में मिनिमम सदस्यों की संख्या 40 होनी चाहिए, विधान सभा में मिनिमम सदस्यों की संख्या 60 होनी चाहिए। ये स्पष्ट लिखा हुआ है।
लेकिन जब कहीं अपवाद की बात आती है तो वहां पे संशोधन करने के लिए अधिकार किसके पास है? भारत के किसके पास है? संसद के पास है। संसद बनती कैसे है? चलिए, बहुत अच्छा। आर्टिकल 2 समझ गए। किसको लाएंगे हम अपने बीच में? बाहरी राज्यों को। ठीक है, आर्टिकल 3 में चलें। अभी एक कहानी आपके सामने आएगी, टाइम वहां देते हैं हम लोग। आर्टिकल 3 में चलेंगे हम लोग। यहीं पे मामला आता है बेरू बारी या बेरू बाड़ी, जैसे सब दिखाता है। वह एक ऐसा संघ था, एक ऐसा जगह है पश्चिम बंगाल का कि जो 9 वर्ग मील का क्षेत्र है, उसका नाम है बेरू बाड़ी संघ। कल आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होते रहे होंगे कि सर ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बातें बार बार कर रहे हैं, ये है क्या? वह एक स्थान का, एक जगह का नाम है, एक एरिया का नाम है बेरू बाड़ी संघ, पश्चिम बंगाल। वहां की उस समय जो जनसंख्या थी वो 12,000 की थी। इन्हीं जनसंख्या, इसी पोर्शन को पाकिस्तान को देने के लिए हमारे भारत के जो मान्यगढ़ थे, संसदीय व्यवस्था थी, जो कार्यपालिका थी, उन लोगों ने विचार बनाया कि इस पोर्शन को पाकिस्तान को दे दिया जाए और उसके बदले में कूच बिहार का जो क्षेत्र है वो हम ले लेंगे। हमारी कुछ हद तक रेखाएं, मैंने कल बताया था ना ईसीजी की कहानी, जो दिग्विजय वाली, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी और कुछ रिश्तों के दृष्टिकोण से भी थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी। इसको जब देने की बात आई, यह 9 वर्ग मील एरिया पाकिस्तान को, तो हमारे देश में कुछ वर्ग विरोध में सड़कों पे उतरा कि यह इन्हें किसने अधिकार दिया, किस अधिकार के तहत यह पाकिस्तान को दे रहे हैं, ज़्यादा ज़मीन दे रहे हैं और मिल्क कम रहा है, क्योंकि कूच बिहार की जो एरिया थी वो कम थी। उसी को देखते हुए भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय ने सुप्रीम कोर्ट के जज से जानकारी लेना चाहा, जिसके आर्टिकल होते हैं 1, 4, 3। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट से विचार लेने का राष्ट्रपति के पास अधिकार है। उन्होंने यह सूचना मानी कि क्या हम या मेरे कार्यपालिका अपने विचार से इस तरह की भूमि को किसी अन्य देश को हस्तांतरित कर सकती है? अगर कर सकती है तो कैसे, या नहीं कर सकती है तो उसका क्या आधार होगा? उसका आधार क्या होगा? क्या हम साधारण बहुमत से ही कर सकते हैं या आर्टिकल 368 यहाँ लागू करना होगा? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बता दिया, 2 ही विकल्प आपके पास हैं, या आप 368 को यहाँ अप्लाई करके आर्टिकल 3 में यह लिख दें कि हम साधारण बहुमत से अपने किसी भी भूभाग को किसी भी देश को हस्तांतरित कर सकते हैं। दूसरा, या आप यह लिख दें कि यह भूमि हम तभी दे सकते हैं जब आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किए जाए। यहाँ तक स्पष्ट हो गया ना? 2 विधि आई ना, या तो उसमें संशोधन करके डाल दें कि यह नॉर्मल विधि से ही हस्तांतरित किए जाएंगे, क्योंकि इसके पहले यह समस्या भारत के सामने नहीं आई। इस 2 समस्या को देखते हुए भारत में एक संशोधन लाना पड़ा, संशोधन नंबर 5, 1955। उस संशोधन में पहला प्रावधान किया गया कि अगर आर्टिकल 3 में इस तरह की प्रक्रिया आती है तो क्या करना होगा। जिस राज्य का वो पोर्शन किसी को हम देंगे,
क्या उसे अनुमति लेंगे या नहीं। अगर अनुमति लेंगे तो कितने समय में लेंगे। दूसरा क्वेश्चन आया सामने उसमें संशोधन में कि अगर उससे अनुमति लेंगे तो अनुमति देता है या नहीं देता, उससे क्या होगा और कितने समय में अनुमति लेंगे। पहला चीज उन्होंने ये आया कि चाहे जो भी राज्य, जिस राज्य का वह प्रभावित स्थिति आ रही है, चाहे 2 राज्य हों, 3 राज्य हों, 4 राज्य हों, उनसे राष्ट्रपति महोदय उनके विधानसभा में उसके बारे में विचार करने के लिए सूचना मांगे। दूसरा चीज कितने समय के लिए, यह समय निर्धारित नहीं है। अगर एक बार राष्ट्रपति ने कुछ समय दे दिया, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, अगर चाहे उस समय को बढ़ा सकते हैं, यह स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। लेकिन बात आती है कि क्या जो उनसे मांगा गया विधानसभा से, अगर वह विधानसभा उस चीज को देने से मना कर दे या संशोधन करके दे जो चीजें मांगी गई, तो क्या राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य हैं? नहीं। यहीं पे केंद्र की सुपीरियरिटी दिखती है कि केंद्र कितना सुपीरियर है, राज्य कितना इंफीरियर है। राज्य यहाँ पे शक्ति विहीन दिखता है और केंद्र शक्तिशाली हो जाता है। हमसे आप क्वेश्चन पूछें, हम बताएं या न बताएं, आपके ऊपर कोई प्रभाव, क्योंकि आप क्वेश्चन अपने अनुसार क्रिएट किए हुए हैं, उसको आगे बढ़ाएं। दूसरा चीज समय के बाद, अगर वह एक समय के बाद सीमा बढ़ा दी गई, उस सीमा के बाद कुछ संशोधन करके भेजा गया, तब भी कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उस चीज को मान्य करे। इतना स्पष्ट यहाँ पे यह प्रावधान किया गया। इस आधार पर इस पोर्शन को जो बेरूबारी संघ था उसका हस्तांतरण कर दिया। ठीक है, ये बेरूबारी जो बार बार आप लोग के दिमाग में आ रहा था, यही मामला था, उस एरिया का नाम था, जिसमें कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रस्तावना या प्रियम्बल संविधान का भाग नहीं, उसमें ये बातें निकल के आई थी, उसी आधार पे मांगा जा रहा था। दूसरा संशोधन तब आया यहाँ पे जब पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया। यह संशोधन था नंबर 18, 1966 में किया गया। उसमें यह प्रावधान देखा गया कि अगर किसी सेंट्रल टेरिटरी को हम अलग करते हैं या किसी में जोड़ते हैं तब क्या करेंगे। अभी तो राज्य की बात थी ना, राज्य में क्या होती है, विधायिका होती है, उसके पास आप तो भेज करके अपना पल्ला झाड़ लिए और कॉलम को उल्टी कर दिए कि हमने आपको दिया, आपने नहीं माना, तो हम क्या करें, हमने अपना जो करना था कर दिया। अब वो देखा होगा सबसे अंतिम जो स्टेट अभी इसके जम्मू कश्मीर के पहले जो बना था, जम्मू कश्मीर कुछ तो बना तो है नहीं, वो तो एक सिस्टम था, तेलंगाना 2 जून 1940 कब बना, 24 क्या 2 जून 40 एकदम से अरे चलिए हो जाते हैं कभी कभी दिमाग में। इसमें यह बना। इसके पहले आंध्र प्रदेश से हमारे राष्ट्रपति महोदय ने वही सूचना मांगी थी जिस सूचना के बारे में अभी आपसे चर्चा। आंध्र प्रदेश ने स्पष्ट शब्दों में लिख कर दे दिया था कि मुझे अपने राज्य से कोई राज्य अलग नहीं बनाना, मैं इस पर सहमति नहीं देता हूँ। फिर भी हमारे राष्ट्रपति महोदय ने यह दिन संविधान में अंकित कर दी। सुपीरियरिटी आई ना, देखी ना। एक एग्जाम्पल आपके सामने तत्कालिक दिखा, जो 18 नंबर का संशोधन किया गया उसमें सेंट्रल टेरिटरी के लेकर के किया गया कि अगर आप सेंट्रल टेरिटरी में कुछ भी बदलाव करते हैं तो किसके पास भेजेंगे, आपके पास ऐसा कोई ट्रिब्यूनल नहीं है, ऐसी कोई
विधानसभा नहीं है, विधान परिषद नहीं है, तो कहाँ जाएगा। उसमें दो चीजें क्लास जोड़ी गई। पहला, जिस भी संस्था को भेजना है इस पे विचार करने के लिए दो ही तरह होते हैं वहां पे, उपराज्यपाल और क्या होते हैं, प्रशासक या चीफ कमिश्नर बोले, दो होते हैं। वहां पे उनके पास उनका जो उन्हें सलाह देने के लिए जो भी व्यवस्था बनाई गई है वहां भेजें या न भेजें, दोनों इनके ऊपर निर्भर है। दूसरा चीज, वहां जाए वो माने या न माने, यह राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर है। यहाँ था क्या कि उनके पास भेजना अनिवार्य था। पहले विधि में जो मतलब संशोधन 5 में विधान सभा के पास भेजना अनिवार्य था, राज्यों के पास जाना अनिवार्य था। यहाँ पे अनिवार्यता शब्द को खत्म कर दिया गया। उसमें एक चीज और किया गया, तो मैंने बताया, पंजाब से चंडीगढ़ को और हरियाणा को अलग अलग स्थिति में रखा गया था। यह संशोधन इसलिए किया गया। अब चलिए आर्टिकल 3 पे। ये आर्टिकल 3 था क्या? अपने देश के अंदर किसी भी राज्य को किसी भी रूप में तोड़ करके 2 या 2 से अधिक राज्य को ले लें या 2 से अधिक राज्यों के मिला करके कोई नाम दे दें या किसी राज्य का नाम बदल करके नया नाम रखना, यह आर्टिकल 3 में इसी आधार पर है। मैंने अभी इसीलिए आपको आर्टिकल तो अमेंडमेंट 5 और 18 बताया, मात्र यही कारण था कि कैसे करेंगे। आर्टिकल 3 में अपने देश के अंदर जो भी स्थितियां हैं, जो भी भूभाग हैं, उसे संसद साधारण बहुमत से संशोधित करके अलग अलग पार्टों में बांट सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसे केंद्र शासित राज्य भी बना सकती है। इतनी स्वतंत्रता इनके पास है। यहाँ पे आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें यह चीजें पहले से मिली हुई है। संशोधन क्यों आया ये आप लोगों ने जान लिया। यह सब कर डाला इन्होंने, किस आधार पे किया, कैसे किया, आपने जान लिया। आर्टिकल 4 में आपने पढ़ा होगा क्या हुआ। 1, 2, 3, एक को छोड़ दें ऊपर, अगर 2 और 3 में जो भी क्रियाएं की जाएंगी, जो भी परिवर्तन किए जाएंगे, जो भी संशोधन किए जाएंगे, वह आर्टिकल 368 के तहत नहीं होंगे, वह संविधान संशोधन क्रम में नहीं रखे जाएंगे। और इसका प्रभाव एक जगह और दिखेगा, जो आप लोग इसे बोलते हैं अनुसूचियां। कितनी हैं? 12 है। वहाँ शेड्यूल 4 में क्या है? जब यहाँ पे परिवर्तन होंगे तो इसका प्रभाव कहीं न कहीं दिखेगा। इसका प्रभाव कहाँ दिखेगा? आज शेड्यूल 4 में। शेड्यूल 4 में जाएंगे तो वहाँ पे सीटों की संख्या में परिवर्तन दिखेगा। सपोज दैट कि यूपी में कितनी सीटें हैं विधान परिषद की? कितने हैं? सॉरी, हाँ, राज्यसभा में ले लेते हैं। कितने हैं? 31। अब इसमें क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा भूभाग क्षेत्र था उसका भूभाग कट गया, यहाँ की जनसंख्या का अस्तित्व बगल वाले स्टेट में चला गया। अब ये कम हो गया। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले 3 राज्यों से कुछ पोर्शन को काट करके अलग अलग राज्य बनाए गए थे। कब की कहानी थी? 2000, केवल 2000 था। चलिए याद कराने की विधि बता देता हूं, कभी ना भूलिएगा।
डेट था 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, 1, 9 और 15, 2000। ठीक है। MP, UP और बिहार। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, इसको 2000 करने हैं आपस में। अब ध्यान दें, सपोज करिए एक पेड़ है, एक वृक्ष है, एक ट्री है, इसकी टहनियों को काटना है, तो क्या नीचे से काटेंगे कि ऊपर से काटेंगे? ऊपर से काटेंगे ना। क्यों ऊपर से काटेंगे? टहनी काटना है, उसकी सफाई करनी है, जो ब्रांचेज एक्स्ट्रा है उसकी सफाई करनी है, ऊपर जा नहीं पाएंगे। उसी तरह सपोज कर लीजिए कि मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति एक वृक्ष पे चढ़ गया, ऊपर की टहनी को छांट दिया। क्या किया? छांट दिया। तो क्या बन गया? छत्तीसगढ़। ऊपर के टहनी को क्या किया? छांट दिया, छत्तीसगढ़ बन गया। फिर उतर आया थोड़ा सा, कहाँ आया? उतर आया। कितने नंबर उतरा? 9 टहनियों को काटते हुए उतर आया। तो फिर क्या बन गया? उत्तराखंड। फिर उसके बाद 15 टहनियों को और काटा, आ करके सभी को झाड़ दिया। अपने कपड़े को क्या किया? क्या बन गया? भूलेगा? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए प्लीज। लिख लेते ये कोड। इसी वीडियो को प्ले करके देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। इसीलिए तो यहाँ के अधिकारी महोदय लोग वॉच करके वीडियो बना रहे हैं, ताकि जो भी समस्याएं आ रही हैं उसे बाद में आप लोग वॉच कर लें और देख लें। चलिए रिपीट ही कर देता हूँ आप लोग के लिए। सपोज करिए एक वृक्ष है, उसे आप लोग जान ही गए हैं, उस पर एक व्यक्ति उसकी सफाई करने के लिए चढ़ गया। क्यों ऊपर चढ़ा ये तो आप लोग जान ही गए, क्योंकि अगर ऊपर नहीं जाएगा, पहले से यहाँ से सफाई कर जाएगा तो ऊपर जा कैसे पाएगा? उसे सपोर्टिंग चाहिए ना। वो लास्ट में चला गया जहाँ उसको जरूरत थी, वहाँ से उसने एक टहनी काटा, छांटा जिसे बोलते हैं, नहीं बोलते मुझे में छांट देना, कहना इसको छांट दो। छांट दिया। जब छांट दिया तो उसने कहा लो छत्तीसगढ़ बना दिया। पहला टांगी मारते ही उसने क्या कहा? छत्तीसगढ़ बन। कहा चलो अब चलते हैं। उतरता आया, 9 तक आया, फिर एक कुल्हाड़ी मार दिया। ठीक है। उतरते आया, एक कुल्हाड़ी मार गया। तो जब उतरते आया तो उसने कहा लो अब उतर आए तो उत्तराखंड बना। फिर वहां से उतरते हुए आया, 15 टहनियों तक आया, कहा लो अब इसको भी काट करके अब अपने को झाड़ लेते हैं। जितने कपड़े उपड़े खराब हुए हैं इसको काटने में उसको झाड़ दिया। उसने यहाँ पे झारखंड बना। अब कोई दिक्कत किसी को? ये राज्य बने। समय तो खत्म हो गया आपका। 4 शेड्यूल 4 सॉरी आर्टिकल 4(4) में आप लोगों ने देखा स्पष्ट लिखा हुआ, क्या बताया मैंने अभी, कि यह संशोधन आर्टिकल 368 के तहत नहीं माने जाएंगे और इसका अंकन कहाँ होगा? शेड्यूल 4। बंद कर लीजिएगा जो होता आपको नहीं, आपको लगता हो ये कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम लोग अलग अलग राज्यों का जो भाषाई आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर अलग अलग कमेटियों के द्वारा उनका गठन किया गया है, कैसे कैसे किया